हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में गैल्वेनिक सेल को बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज लगाया था, है ना। तो सॉल्ट ब्रिज का हमें डेफिनेशन और उसका फंक्शन आज यहाँ से हमें स्टार्ट करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो आओ पढ़ते हैं। पहले हम लोग सॉल्ट ब्रिज क्या है ना। तो सॉल्ट ब्रिज का हम लोग डेफिनेशन उसको हम एक्चुअली समझ चुके हैं पहले, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। आज हम लोग यहाँ सॉल्ट ब्रिज की लिखेंगे डेफिनेशन। क्या होता है? जेली लाइक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर और जिलेटिन ओके स्टूडेंट्स, देखो अगर एक सब्सटेंस होता है ना, जिसको आप अगर आप वाटर में करते हो डिज़ोल्व, तो अगर सब्सटेंस डिज़ोल्व होने के बाद में एक पेस्ट के फॉर्म में ना चेंज हो जाता है, तो उसका एक पेस्ट बनता है। उस पेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को मिला करके ना उस सॉल्ट ब्रिज के अंदर फिल करते हैं, ठीक है। इज फिल्ड इन यू शेप्ड ट्यूब, ओके। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज में हम लोग जेली लाइक पेस्ट किसका? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि बना होगा अगर सब्सटेंस को ना पानी में मिला के बनता है। इज फिल्ड इन यू शेप्ड ट्यूब, ओके। यू शेप्ड ट्यूब में हम उसको फिल करते हैं और फिर हमारा एक सॉल्ट ब्रिज बनता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज देखो, सॉल्ट ब्रिज का सबसे मेन फंक्शन, जो सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है, वो होता है टू कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल। फर्स्ट, टू कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ सेल, फर्स्ट हो गया। सेकंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो भी एक तरह का इंपॉर्टेंट फंक्शन ही है, वो क्या? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक solution by providing ions of opposite charge। अपोजिट चार्ज के आयंस को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, है ना, क्या होता है? प्रोवाइड करता है। और उस जो सॉल्यूशन जिंक सल्फेट के साइड में जो था, वो आपको पॉजिटिव हो गया था मोर, एंड जो आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें नेगेटिव हो गया था। तो अगर आप मान लो KCl इलेक्ट्रोलाइट आप फिल करते हैं, तो K प्लस आयन तो जाएगा कहाँ? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की ओर, और इसको न्यूट्रल कर देगा। और Cl माइनस आयन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की ओर फ्लो होगा और वहाँ पे जाके उसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है ना। ये इसका मेन काम होता है, सेकंड फंक्शन। इसका थर्ड फंक्शन और भी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं क्या है इसका थर्ड फंक्शन। ऐसे अवॉइड करता है, अवॉइड द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन
टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ओके। देखो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो सपोज हमारे पास एक बीकर है ना, आपने दो सेपरेट बीकर ना लेके एक ही बीकर आपने ले लिया और आपने इस बीकर में एक एसपीएम यूज़ कर लिया, यूज़ कर लिया। देखो आपने इस साइड लिया था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और इसमें आपने लिया था एक इलेक्ट्रोड, जिंक रोड लिया था, है ना। देखो इस साइड आपने कॉपर सल्फेट लिया था, ओके, कॉपर सल्फेट। देखो इसमें क्या हुआ, इस साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, है ना। जब आप पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया था, है ना। अगर ये सॉल्यूशन आपका एक ही बीकर में होता तो इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के अपोजिट साइड में अपोजिट चार्ज डेवलप हो गया। देखो तो ये क्या है, ये दोनों लिक्विड का जंक्शन है ना। देखो ये दोनों लिक्विड का जंक्शन और इस दोनों लिक्विड के जंक्शन पे ये प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या होता, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो कि दो लिक्विड्स के जंक्शन पे जनरेट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ओके। तो इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करने के लिए भी हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। देखो ऐसा हमारे पास में कुछ भी नहीं होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्या होता है इसमें आप लिख सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड between the जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स, ओके। दो लिक्विड्स की जो जंक्शन है ना, उस दोनों लिक्विड की जंक्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ओके। तो इसको भी क्या करता है, मिनिमाइज करता है, ओके। तो सॉल्ट ब्रिज के ये तीनों फंक्शन पढ़ने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ओके स्टूडेंट्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं। बोथ द ions should not participate in the reaction of cell at cathode एंड एनोड, ओके। देखो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड पढ़ते हैं इसका कि मोबिलिटी और वेलोसिटी कह सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ बोथ द आयंस शुड बी सेम, ठीक है ना। देखो वेलोसिटी हो या मोबिलिटी हो, दोनों आयंस की सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉपिक है ना, हमारी एनसीईआरटी में है बट बहुत सारे कोचिंगों में इसको टीच नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे ऐसा कभी आता है कि इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट एनसीईआरटी में है तो पूछ सकता है। तो आओ पढ़ते हैं उस टॉपिक को। देखो क्या है,
देखो फ्रेंड्स, एक हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी है ना, हमें एक एक्सटर्नल बैटरी का एक वर्किंग डैनियल सेल पे इफेक्ट देखना है। और देखते हैं, चलो है ना, हम एक फिर से यहाँ पे एक प्यारा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास इसमें जिंक सल्फेट था, आप सभी लोग जानते हैं ये जिंक है, यानी एनोड जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, या वो पास पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड, जहाँ क्या हो रहा था रिडक्शन। इसमें आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेकर देख रहे थे ना। देखो अब हमारे पास क्या है, अब हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल को हम लोग ज्वाइन करते हैं दोनों बिकर को एक दूसरे से, ठीक है ना। तो ज्वाइन करने से हुआ क्या था, देखो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की डायरेक्शन एनोड टू कैथोड था, और आई यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की डायरेक्शन कैथोड टू एनोड था। ओके, हमें देखना है अगर हम कोई एक्सटर्नल बैटरी, अगर हम एक एक्सटर्नल बैटरी इसके ऊपर लगाएं, एक्सटर्नल बैटरी है हमारे पास कोई, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव है ना। आप अगर एक एक्सटर्नल बैटरी का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आप उस पर देख सकते हैं किस प्रकार से वर्किंग करता है, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल बैटरी है, नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आप क्या करते हो, इसके नेगेटिव टर्मिनल को एक रोस्टेट से ऐसे करते हो ज्वाइन, है ना। देखो ये रोस्टेट है, इस रोस्टेट से आप इसको ज्वाइन करते हो और इस टर्मिनल को आप कैथोड से ज्वाइन करते हो, है ना, कैथोड से। देखो ज्वाइन हो गया। हमें देखना है कि इस एक्सटर्नल बैटरी का जो इफेक्ट है इस वर्किंग डैनियल सेल पे क्या है। ओके, देखो अगर आपको ऐसा देखना है तो हमें जो होता है इस एक्सटर्नल ये जो सर्किट है डैनियल सेल का, इसका हमारे पास 1.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में निकल के मेजर होता है, ठीक है। सॉरी। अब देखो ये जो बैटरी हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी है, हम सपोज कर लेते हैं इस एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्लोली इंक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इंक्रीज स्लोली, ठीक है। देखो इस एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज 3 केस हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल बैटरी का जो वोल्टेज है एक्सटर्नल बैटरी का जो वोल्टेज है ई एक्सटर्नल जो हो सकता है वो लेस देन हो सकता है 1.1 वोल्टेज से। तो क्या होगा, या हो सकता है इस एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएगा 1.1 वोल्ट के। तो डैनियल सेल कैसे वर्क करेगा। अब देखो, अब थर्ड केस क्या है, अगर एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज 1.1 वोल्ट से मोर हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमें यहाँ पर इसको देखना है। अब देखो सपोज एक्सटर्नल बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस डैनियल सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है उससे कम है। सपोज करते हैं इसका जो अभी है वो 0.5 है। ओके, तो जो हमारे पास डैनियल सेल है, देखिए डैनियल सेल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो एनोड से कैथोड हो रहा है। तो
आई की जो डायरेक्शन है वो आप देखो कैथोड से एनोड है, और एक्सटर्नल बैटरी में जो आई फ्लो कर रहा है वो इधर से कर रहा है ना, तो ये ऐसे आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है हमेशा क्या, आई। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट, देखो सपोज 0.5 एम्पियर 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्सटर्नल बैटरी का है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो हमारा डैनियल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं सॉल्ट भी लगाना भूल गया, ये जो हमारे पास डैनियल सेल का डैनियल सेल है ना, उस डैनियल सेल का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ आई है उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रहा है। यानी इस केस में क्या होगा, द डैनियल सेल विल वर्क एज galvanic cell, that is no effect of external battery observed। जो एक्सटर्नल बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी का कोई भी इफेक्ट इस गैल्वेनिक सेल पे नहीं पड़ता है, अगर उस एक्सटर्नल बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर कम होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आई की जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं कर पा रहा है एक्सटर्नल बैटरी, ठीक है ना। तो क्या होता है, गैल्वेनिक सेल जैसे वर्क पहले कर रहा था वैसे ऐसा वर्क ये करता रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, ठीक है। देखो क्या होता है अगर दोनों इक्वल हो जाए। देखो अगर इस एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट हो जाए और इस गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 1.1 वोल्ट ही है, अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, और देखो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ आई है वो दोनों का क्या है, अपोजिट है। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का जो डायरेक्शन है दोनों का वो अपोजिट है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो सेल वर्क नहीं करेगा। यानी इन दिस केस द गैल्वेनिक सेल in this case the galvanic cell will not work। ओके जब दोनों का एक्सटर्नल बैटरी का और जो गैल्वेनिक सेल है, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाता है तो सेल वर्क नहीं करता है। पॉइंट टू बी नोटेड। थर्ड केस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। देखो थर्ड केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आपका जो एक्सटर्नल बैटरी है उस एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने लार्ज कर दिया है, मतलब 1.1 वोल्ट से आपने ज़्यादा कर दिया है किसका, एक्सटर्नल का। तो आप देखो जब एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल बैटरी का, वो गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रॉन फ्लो को डायरेक्शन को चेंज कर देगा, है ना। क्या कर देगा, ये जो अभी आपका जो दिख रहा है जो कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और जो एनोड अभी तक नेगेटिव टर्मिनल था गैल्वेनिक सेल के केस में, वो मोर वोल्टेज होने की वजह से एक्सटर्नल सर्किट का जो आपका एनोड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और याद कर वो ज़माना जब मैंने सिखाया था आपको दोनों में डिफरेंस, गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या सिखाया था कि गैल्वेनिक सेल में तो एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड क्या हो जाता है, पॉजिटिव,
और कैथोड क्या हो जाता है, नेगेटिव। और यही केस इसमें डेवलप हो चुका है। यानी मैं अब ये कह सकता हूँ कि जब आपके एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से मोर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आपका ये गैल्वेनिक सेल बिहेव करने लगता है एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ an external battery is more than that of galvanic cell, then galvanic cell will work as इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके स्टूडेंट्स, देखो जब आपका गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा एक्सटर्नल सेल से, तो आप इस गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फॉर्म में बिहेव करते हुए ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो आपने अभी देखा कि कैसे हम लोगों ने एक एक्सटर्नल बैटरी का जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हो रहा है, धीरे धीरे हम उसको स्लोली इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक बार तो हम लोग 1 वोल्ट से कम चेक कर रहे हैं, तो सेल बिल्कुल गैल्वेनिक सेल के टाइप में बिहेव कर रहा है। लेकिन जब हम इसी एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का इक्वल कर देते हैं, तो सेल वर्क करना बंद कर देता है। और जब हम उस गैल्वेनिक सेल से एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मोर कर देते हैं, ज़्यादा 1.1 से, तो यही गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है ना, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग था। आओ अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और सीखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रहे। मैं आपका अभी न्यूमेरिकल करने के लिए बेसिक बना रहा हूँ, आपकी जो नींव है ना वो रखी जा रही है, आपका बेसिक मजबूत हो रहा है। अब हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आओ बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। आप एक गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीखते हैं आपको अगर सेल रिप्रेजेंटेशन आता है तो आप ना आगे हम लोग 1-2 लेक्चर के बाद में नस्ट इक्वेशन सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो नस्ट इक्वेशन आप तभी सीख पाओगे, जैसे उसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आता होगा। ओके, आओ सीखते हैं इसको। देखो, तो हमें याद करना होगा लोन, LOAN, लोन। ओके, देखो लोन, L फॉर लेफ्ट में क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पे होगा। एनोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, किस में होता है, गैल्वेनिक सेल में होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखो और क्या इसमें हमें ध्यान रखना है, और हमें इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है, आप इस टाइप से एक लाइन खींचेंगे उसमें जो उसके अंदर उस सेल रिएक्शन में फेज को रिप्रेजेंट करता होगा, और आप उसमें डबल लाइन खींचेंगे जो हम लोग सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज को आप लोग 2 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सपोज करते हैं हमारे पास अभी रिएक्शन जो हम लोगों ने सीखा था गैल्वेनिक सेल रिएक्शन में, कैसा था वो, आओ देखते हैं। देखो हमारे पास जिंक था। ओके फ्रेंड्स, देखो हमारे पास जिंक था, है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। हमारे पास जिंक था, जिंक सॉलिड था, और कॉपर 2+ था। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन कुछ ऐसे बना था, जिंक एक्वस, ये हमारे पास एक्वस था, और ये हमारे पास सॉलिड, और इधर हमारे पास क्या बना था, कॉपर सॉलिड। ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल में एक कंप्लीट रिएक्शन था जो रिडॉक्स रिएक्शन था। ओके, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन क्या है, 0,
और इसका क्या है +2। बताओ यहाँ से क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन। देखो तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है कैथोड पे, सॉरी ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड पे। ये देखो ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में है और इस कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट देखो 0 में कन्वर्ट हो गया है। ओके देखो तो जब इसका 2 से 0 बन गया है और इधर 0 से 2 हो गया है तो यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन। ओके आपको ध्यान रखना है। तो आप इसके लिए जो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखो एनोड लेफ्ट पे एनोड, तो एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है कहाँ जिंक टू पॉजिटिव एक्वस में। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज करता है रिप्रेजेंट, ये फेस कर रहा है, देखो सॉलिड से एक्वस चेंज हो गया है। ओके देखो इसके बाद कैथोड के नंबर आता है ना, देखो क्या ये लेफ्ट में हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे हो रहा है, ठीक है। कॉपर 2+ आयन एक्वस था। ओके स्टूडेंट्स देखो 2+ आयन एक्वस से क्या बन गया आपका कॉपर सॉलिड बन गया। ओके देखो तो ये हमने एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा है। अभी जो हमारे पास एक रिएक्शन हुआ था किस केस में, पीछे गैल्वेनिक सेल में, ठीक है ना। देखो कितना इजी है, बहुत 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 इजी है। कुछ और एग्जांपल हम लोग लेकर अभी सीखते हैं। देखो सपोज करो आपके पास एक रिएक्शन है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है प्लस H+ आयन है, ये एक्वस फॉर्म में है। ये एक्वस ये क्या करते हैं, कुछ ऐसा रिएक्शन है हमारे पास, जिंक 2+ एक्वस एंड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। ओके ये गैस है देखो हमारे पास, देखो बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2H यहाँ 2H है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, इसका कितना है +1, इसका देख लो +2। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको फाइंड करना तो आता ही है। देखो इसका कितना है 0, देखो 0 से कहाँ पहुँच गया 2, यहाँ पर क्या हुआ होगा ऑक्सीडेशन। +1 से कहाँ पहुँच गया 0, इसका क्या हुआ होगा रिडक्शन हुआ होगा, इसका हुआ होगा स्टूडेंट्स रिडक्शन। फिर वही बात, रिडक्शन कहाँ होता है कैथोड पे, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड पे। किसका हो रहा है इसमें, जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप लिखोगे जिंक सॉलिड फेस चेंज हुआ जिंक का, कहाँ चेंज हुआ वो जिंक 2+ एक्वस में चेंज हुआ। सॉल्ट ब्रिज लगाना नहीं भूलें बिल्कुल भी, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया हमने। हाइड्रोजन H+ आयन एक्वस से कहाँ चेंज हो गया गैस में। स्टूडेंट्स देखो गैस में चेंज हुआ है, आप गैस का कभी इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। बताओ क्या आप कभी गैस का इलेक्ट्रोड बना सकते हो, कभी नहीं बना सकते, क्योंकि गैस तो ऐसे उड़ जाएगा ना, आप कैसे रखोगे गैस को संभाल के। तो गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, इसीलिए आप क्या करते हैं यहाँ पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्या यूज़ करते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का यूज़ करते हैं वैसे तो, लेकिन कभी कभी लोग ना और दूसरे भी लोग यूज़ कर लेते हैं, इनर्ट प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग इस रिएक्शन को भी सेल रिप्रेजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात लिखनी होगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके ना, वो क्या है वो है कि इफ़ वी कैन नॉट मेक द इलेक्ट्रोड of substance लाइक कौन कौन हो सकता है, वो आपके पास गैस हो सकता है या फिर एक्वस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एन इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, इज यूज्ड। ओके अगर आप किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते तो आप उसकी जगह एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ओके देखो ये नीचे रह गया था थोड़ा सा। ओके फ्रेंड्स देखो है ना, तो आप क्या करते हो, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो। ओके चलो बढ़ते हैं आगे और कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स इसमें देख के लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स हम 2 नेगेटिव ही होता है। ओके देखो आओ करते हैं इसको। देखो
ऑक्सीडेशन स्टेट Cr कितना होगा, देखो 7 2 जा, और एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7O यहाँ पर है, तो 7 2 जा 14, 2 चार्ज नेगेटिव है, तो ये कहाँ से होगा, 2 इसने किस सोर्स से लिया होगा, तो अब इसको चाहिए 12, एक Cr इसको 6 इलेक्ट्रॉन करेगा डोनेट, तो ऑक्सीजन स्टेट जो हुआ Cr एटम का वो हुआ क्या, +6। और यहाँ देखो इसका तो +2 है, इसका देखो +3 और इसका भी +3, देखो 6 प्लस से क्या बन गया 3 प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ। ऑक्सीजन स्टेट जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, और जब ऑक्सीजन स्टेट के नंबर में इंक्रीजमेंट होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बस आपको एनोड एंड कैथोड पता करना था, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं, और जहाँ रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं। समझ आया? देखो तो आओ यहाँ लिखते हैं सेल, तो नेट सेल क्या होगा हमारे पास, देखो ऑक्सीजन यहाँ हो रहा है तो Fe2+ एक्वस है, क्या बन गया Fe3+, ये भी एक्वस। देखो आप एक्वस का कभी भी इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, तो जब आप एक्वस का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते तो आप इसकी जगह आप एक कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते हो, जो हमने यहाँ पर Pt यूज़ किया है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अब सॉल्ट ब्रीज, ठीक है, सॉल्ट ब्रीज के बाद में क्या हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, हाँ Cr2O7 का हो रहा है जो एक्वस है। ओके, और साथ में ये क्या हो रहा है, Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, और ये भी क्या है स्टूडेंट्स, एक्वस है। आप यहाँ भी देख सकते हैं एक्वस फॉर्म में ही है, तो आप इस दोनों का भी इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, तो आप यहाँ भी क्या लगाएंगे, Pt सॉलिड लगाएंगे। ओके, तो ये आपका एक और सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो आप ना इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सेल रिएक्शन के लिए सेल गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये आपको आना चाहिए। आप इसके बिना नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये लिखना नहीं आता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट, और हम लोग अब सीखते हैं कि किसी सेल रिएक्शन से हम लोग एक सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम यहीं से लिखेंगे। और चेक करते पढ़ते हैं नेक्स्ट। राइटिंग द नेट सेल रिएक्शन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। एक सेल रिप्रेजेंटेशन से आप कैसे नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो, ये आपको मैं भी सिखाने वाला हूँ। आओ हम एक सेल रिएक्शन लेते हैं जो हमने पहले रिप्रेजेंट कर रखा है, उसको चेक कर। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ हमने एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिया हुआ है, जिसे मुझे एक नेट सेल रिएक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। आओ सीखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो, अब हम सभी लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। कहाँ होता है, एनोड पे होता है, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे लिखेंगे, देखो H2 हाइड्रोजन गैस से क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो H2 गैस रहा होगा। ये किस में हुआ है, कन्वर्ट H+ आयन में। तो जब इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन किया होगा लूज, तभी तो प्लस चार्ज आया होगा इस पर। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन करता है लूज, बताओ 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कर देगा लूज, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा लूज। ओके, हम यहाँ भी 2 यूज़ कर लेंगे। देखो, अब हम लिखते हैं हाफ कैथोड रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, देखो कैथोड का इधर टीन है, SN4 पॉजिटिव एक्वस। इस SN4 पॉजिटिव है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तभी तो SN2+ बनेगा। बताओ बनेगा नहीं बनेगा, बनना चाहिए ना, बनेगा एक्वस। अब हम इस दोनों सेल को
जो कि हाफ रिएक्शन में है उसको हम लोग ऐड करना जानते हैं। हम लोगों ने इसको रिडॉक्स रिएक्शन में 11th क्लास में सीखा है अच्छे से। ओके, देखो तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास नेट सेल रिएक्शन बन के तैयार होगा वो देखो क्या बनेगा, H2 प्लस SN एक्वस, और इधर में क्या मिलेगा 2H प्लस आयन, ये भी एक्वस, एंड SN 2 प्लस, ये भी एक्वस। तो ये आपने स्टूडेंट्स एक कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख दिया है, ठीक है ना। आपने यहाँ पर एक कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख दिया है। अच्छा, इस कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखने के दौरान कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए और कितने गेन हुए, उसको हम बोलते हैं एन की वैल्यू ना, एन क्या फाइंड होता है, एन फाइंड होता है, एन इक्वल टू 2 हुआ। क्यों, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, है ना। रिएक्शन के दौरान कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए ये हमें एन की वैल्यू बताएगा, और इस एन की वैल्यू आपको फाइंड करना आना चाहिए। बहुत से रिएक्शन में क्या होता है, ये जो एन का वैल्यू है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इन्हें इक्वल कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, है ना। तो आपको एक अच्छे से सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। देखो अब हमें इस रिएक्शन के लिए ना रिएक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना आना चाहिए। आपको याद होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोग सीखते हो क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना, क्यों की वैल्यू फाइंड करते हैं। सपोज एक रिएक्शन ए है, एक बी है, आप इससे क्या करते हो, C प्लस D, ये आपके पास क्या बनते हैं, एक जनरल रिएक्शन हमारे पास है ना। देखो तो आप इस रिएक्शन के लिए Q की वैल्यू क्या लिखते हो, आप इस रिएक्शन के लिए Q की वैल्यू लिखते हो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, इसकी पावर होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके, और D इसका भी पावर D बनेगा अपॉन क्या होता है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड बी इसका भी पावर क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके। ये हम किसी भी रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हैं, ओके। देखो अगर आपके पास एक्टिव मास ना, आप लोगों ने एक्टिव मास पढ़ रखा है ना, एक्टिव मास क्या होता है ना, एक्टिव मास एक्चुअली इस ब्रैकेट को ही हम एक्टिव मास कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिव मास जो होता है वो हम 0 लेकर के चलते हैं, एक्टिव मास 1 होता है, सॉरी नॉट 0, 1 होता है, 1 फॉर सॉलिड, ओके। एक्टिव मास गैस का नहीं होता है, गैस के लिए तो प्रेशर होता है, ओके फ्रेंड्स, गैस के लिए क्या होता है, प्रेशर होता है। तो एक्टिव मास सॉलिड के लिए 1 लेंगे, और एक्टिव मास एक्वस या लिक्विड के लिए आप लोग उसका कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे, और इसी ब्रैकेट को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए कंसंट्रेशन, ओके। ध्यान रहे सॉलिड के लिए एक्टिव मास की वैल्यू 1 होता है ना। तो आओ इस रिएक्शन के लिए हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना सीखते हैं ना। क्यू की वैल्यू क्या होगा, देखो ये हमारे पास क्या है, ये इसको हम लोग ऊपर रखेंगे, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, और यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर, ओके। और यहाँ हमारे पास क्या हो गया, SN2 पॉजिटिव, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो नहीं लिखेंगे। देखो राइट हैंड साइड पर आ जाओ, रिएक्टेंट की साइड आ जाओ, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए कंसंट्रेशन नहीं होता है, वो तो गैस है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे, H2 के लिए प्रेशर। देखो एंड SN, तो एक्टिव मास ऑफ SN4 पॉजिटिव, ओके। तो आप एक सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं, और इसी रिएक्शन कोएफिशिएंट का जो यूज़ है वो हम लोगों को नस्ट इक्वेशन में बहुत अच्छे से करना है, और इसका बहुत अच्छे से इसका यूज़ करना है, क्योंकि इसके बिना आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे जो नस्ट इक्वेशन पे होता है, ओके। चलो इसको लिखो, फिर मैं तुम्हें कुछ और रिएक्शन को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ओके। देखो स्टूडेंट, देखो मेरे पास एक और बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, और हमें इस सेल रिप्रेजेंटेशन से एक सेल रिएक्शन लिखना है, वो बैलेंस लिखना है, और हमें इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट भी लिखना है। अच्छा, इस
सेल में देखो यहाँ हमारे पास कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट क्या हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। आपको यहाँ पे देखो भाई सॉलिड का तो होता नहीं कंसंट्रेशन, इसका तो एक्टिव मास 1 होता है ना, ठीक है। बट देखो ये एक्वस में है, तो ये एक्वस में है तो इसका कंसंट्रेशन हमेशा गिवन होगा, और ना किसी सेल रिप्रेजेंटेशन में कंसंट्रेशन यहाँ लिखा होता है, ठीक है ना। ये क्या इसका प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, वो आपको काम आएगा कहाँ, न्यूमेरिकल में, जब आप लोग नस्ट इक्वेशन सॉल्व करोगे। ओके, देखो इसके लिए और लिखते हैं नेट सेल रिएक्शन। देखो ये हमारे पास क्या है, एनोड, सभी लोग जानते हैं एनोड है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, देखो SN सॉलिड फॉर्म में है, कन्वर्ट हो जाएगा SN 4 पॉजिटिव एक्वस बनाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन करेगा लूज, ध्यान रखा जाए। देखो अब क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, देखो Cl2 गैस हो है यहाँ पर, एक Cl2 गैस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दो Cl यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या कर लेगा, 2Cl माइनस आयन फॉर्म कर लेगा एक्वस। ओके, अब देखो इस रिएक्शन में अगर आपको नेट सेल रिएक्शन लिखना है आपको, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने पड़ेंगे। देखो इस रिएक्शन में यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा 4, और यहाँ भी क्या हो जाए है 4, तो फिर आप इसे कैंसिल आउट कर पाओगे। तो जब आप इसको 2 करोगे, इंटू से 2 कर दोगे इंटू, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यह आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा, है ना। फिर आप इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर पाओगे, और आप यहाँ से कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख पाओगे। तो SN सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस गिव्स SN4 एक्वस प्लस 4Cl माइनस एक्वस। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये बहुत ज़रूरी, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन से एक कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अब हम इस सेक्शन के लिए रिएक्शन क्वेश्चन लिखेंगे। चलो लिखते हैं 3 4 प्लस एक्वस आयन, इसका कंसंट्रेशन आप यहाँ लिखोगे। ओके, फिर क्लोरीन तो यहाँ पर एक्वस में है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बनेगा, ध्यान रहे। और यहाँ देखो 3 सॉलिड ना, तो आप इसके लिए इसका एक्टिव मास जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा 1। आपको कोई इसको लिखने की जरूरत नहीं है। Cl2 ध्यान रहे, यहाँ पर Cl2 क्या है, गैस है, तो गैस का क्या होता है, प्रेशर। तो Cl2 इसकी पावर 2 लगाना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप यहाँ लिखेंगे। और ये आपने इस रिएक्शन के लिए एक रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू लिख दिया है, जो नस्ट इक्वेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। नस्ट इक्वेशन इसके बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। अब देखो हमें क्या है ना, हमें यहाँ इसकी वैल्यू दिया हुआ है। SN4 एक्वस के लिए देखो यहाँ पर कितना है, 1.01 मोलर, है ना, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। फिर क्या है, क्लोरीन के यहाँ पे ले लेते हैं 0.1 ले लेते हैं मोलर, है ना, ऐड कर लेते हैं। तो 0.1 मोलर यहाँ हो गया, और अपॉन में क्या, हाँ प्रेशर किसका, Cl2 का प्रेशर कितना है, देखो Cl2 के लिए प्रेशर 2 atm है ना, 2 atm प्रेशर है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और जो वैल्यू आपको निकल के आएगा वो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, आप इसको घर पे एनसीईआरटी पर जो बड़े हुए क्वेश्चंस हैं उसका सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड कंप्लीट से बैलेंस रिएक्शन भी लिखना आप लोग सीख सकते हैं। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, और बात होगी आप लोगों से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। आज यहीं तक हम पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास। ओके बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।